बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मकूला है कि सर मंडाते ही ओले पड़े। मौजूदा हुकूमत का भी ये हाल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इक़्तिदार संभाले एक हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो चुका, लेकिन इत्तेहादी जमातें अभी तक ये इतफाक़ नहीं कर सकी कि चंद माह की इस हुकूमत में कौन क्या वजारत लेगा। अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद कल 11 बजे ओथ टेकिंग हो जाएगी, लेकिन ओथ टेकिंग के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से माजरत ही की खबरें हैं। सो मामला हवा में ही अटका हुआ है। मुल्क को इस वक्त संगीन मुआशी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। IMF के साथ बातचीत हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म ताहाल इत्तेहादी जमातों को मनाने में मसरूफ़ हैं। आज वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मेट्रो बस मनसूबे की पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक के हिस्से का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुल्क की कमज़ोर मुआशी हालत का नक्शा खींचते हुए कहा कि पाकिस्तान को कर्ज लेकर दिफाई अखराजात पूरे करने पड़े हैं। लेट्स वॉच हिम। हमारी जो कुल आमदन है कौम की, पाकिस्तान की, उस आमदन में से तनख्वाहें इससे अदा होती हैं। जो दिफा के अखराजात थे वो कौमी आमदन से अदा होते थे, लेकिन अब PTI के दौर में हमारे जो दिफा के अखराजात हैं बड़ी हद तक अब कर्जों से हम उसको पूरा करते हैं। ये है वो बहुत ही गंभीर सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त घबराए हुए हैं, लेकिन हम अवामी खिदमत करते हैं। लेट्स वॉच हिम वंस अगेन। खिदमत का साथ देना है या फिर फरेब का साथ देना है, झूठ का साथ देना है या फिर वादों की तकमील का साथ देना है। दिन रात हम खिदमत करेंगे। और मुसीबत यह है, पिछले हुकूमत के वज़ीर आज़म पर घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है और उन्होंने शहबाज शरीफ मुझ नाचीज़ को अपना नुमाइंदा चुना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल करीम गुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई विल स्टार्ट विद यू। पीपल्स पार्टी के मामला तय हो गए हैं कैबिनेट के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि एक हफ़्ता हो गया कैबिनेट नहीं बन रही। देखें, एक लंबी चौड़ी कोलिशन हुकूमत है, उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उन सबको ऑन बोर्ड लेके जो है कैबिनेट बनानी है। डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर मीटिंग्स वगैरह कर रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले ये ख्वाहिश रही है कि हमें जो हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हमारे साथ जो आए हैं उनको अगर हम एडजस्ट कर लें और पीपल्स पार्टी को अगर एडजस्टमेंट में हिस्सा नहीं मिलता तो फिर भी हम हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन फ़र्स्ट फेज़ जो कैबिनेट का वो फाइनल है और जैसे आपने कहा होपफुली कल जो है वो ओथ लेंगे। फर्स्ट फेज़ ऑफ दी जो कैबिनेट है वो कल ले लेंगे। अभी डिसाइडेड है कल ओथ लेने जा रहे हैं? ऑफिशियली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अनऑफिशियली ये है कि कल। एंड पीपल्स पार्टी है कैबिनेट में? क्योंकि 2 दिन पहले ज़रदारी साहब ने कहा कि शायद ना हो, मैं कहूँगा कि वो मैं इस तनाजुर में आपको बता रहा था कि हम चाह रहे थे कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो हैं उनको पहले एडजस्ट किया जाए और हम बड़ी पार्टीज़ हैं, अगर हमें उसमें कुर्बानी देनी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो क्योंकि ओथ लेने जा रहे हैं जो डिसाइड हो गया होगा, आर यू इन द कैबिनेट और नॉट? जी, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। आप कैबिनेट में जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं कैबिनेट में? फर्स्ट फेज में तो मेरे ख्याल में 5-6 लोग ही होंगे। मेरे ख्याल टोटल पीपल्स पार्टी के पास मेरे ख्याल में 10 तक वजारतें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। ओके, सो कल चली कैबिनेट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन जो माशी सूरत हाल है उस पर प्राइम मिनिस्टर बार बार वार्न कर रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास है, हम चाहेंगे कि स्क्रीन के ऊपर भी वो दिखाएं। लेकिन पहले हमने देखा कि 3.5 साल तक PTI मुसलसल ये कहती रही कि आप लोगों का कसूर है। अब आप लोगों ने आते ही कहना शुरू कर दिया उनका कसूर है। सो इसका हल कैसे निकलेगा? हल इसका ऐसे सबसे पहली बात यह कि PTI नहीं कहती रही। PTI तो आई थी 100 डेज एजेंडा के साथ और उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर, एक तो 90 दिन के अंदर हम करप्शन ख़त्म कर देंगे और 100 दिन के अंदर हम पाकिस्तान के सारे मामला ठीक कर देंगे। अगर आपको याद हो तो उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे अगर FBR काम ठीक नहीं कर रही तो नई FBR बना देंगे, क्योंकि लोग जबकि लीडरशिप ऑनेस्ट आ जाती है तो लोग खुद ब खुद टैक्स देना शुरू कर देते हैं। पता क्या चला कि पाकिस्तान का वर्स्ट टैक्स कलेक्शन इस दौर में रहा है जो इमरान खान साहब का, यानी टैक्स टू GDP रेशो 11% से कोई तकरीबन 8.5% तक आ गई है
और इसी तरह से इनकी तमाम बाकी चीज़ें थी कि जी IMF के पास हमने नहीं जाना, हम फ्रेंडली कंट्री से बारो करेंगे। फ्रेंडली कंट्री से जब आप बारो करते हैं तो उन्होंने बिटवीन 3.8 to 5% जो सऊदी और चाइनीज़ लोन्स थे उन्होंने चार्ज किया इंटरेस्ट आपको। जो IMF का कर्जा होता है वो एक तो 3.2% पे था और उसका 30 ईयर ग्रेस पीरियड होता है। जब 30 ईयर्स के बाद आप उसको रीपेमेंट करते हैं, जब शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं हूँगा, यानी वो पैसा तकरीबन मुफ्त होता है। तो इन्होंने बजाय कि IMF से पैसे लेते, इन्होंने बहुत महंगा पैसा लिया और फिर आखिरकार जब वो कामयाब नहीं हुआ, अपना ही फाइनेंस मिनिस्टर निकाल के वो जो सहाने ख्वाब उन्होंने बच्चों को दिखाए हुए थे उनको फारग करके, तो फिर पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर जो साबिक थे वो ला के फी शेख और IMF के पास जाके वो डील, बाद में मान भी गए कि हमारी गलती हुई है। ये मानना तो बड़ा आसान है। आपको पता है वो कितने अरब रुपए सालाना हमें वो गलती पड़ी है, क्योंकि जब आप 6-7 अरब डॉलर के ऊपर 3 और 5 और 3.8% इंटरेस्ट रेट लगाते हैं तो वो अरबों खरबों में पैसे जाते हैं। तो वो हम अभी तक दे रहे हैं और हमारे बच्चों ने भी देने हैं, क्योंकि साहब का मूड नहीं बन रहा था, क्योंकि हमें पता ही अलफ का नाम कोको नहीं था किसी चीज़ के बारे में। इसी तरह से महंगाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर इसका कोई फायदा ले रहा है और किसी का नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है वो तो हमें नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान की अवाम है, पूरे पाकिस्तान की मिडिल क्लास है। फायदा किसका हो रहा था? फायदा उन लोगों का हो रहा था। अब तो देखिए ना, भांडा फूट गया। हमारी इंतजामिया साल दर साल PTI के आने से पहले भी ये झूठ बोलती थी कि सूबाई जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल, प्राइस छापे मारेंगे डिप्टी कमिश्नर और रेडी वाले को पकड़ लेंगे और टमाटर सस्ते हो जाएंगे। ये सरासर झूठ था और अब आखिरकार PTI की गवर्नमेंट को उसको उगलना पड़ा है। कैसे? IMF के जोर से। इन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्ट के तहत वाहिद अदारा होगा पाकिस्तान में जो कि इन्फ्लेशन का जिम्मेदार है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है इन्फ्लेशन की, तो उनके पास तो कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है, उनके पास तो कोई सूबा नहीं है, तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे? वो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई से, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो होती है बैंक्स की, या फिर एक्सचेंज रेट से, या फिर इंटरेस्ट रेट से। तो ये पूरा दौर 3.5 साल अवाम के लिए आजम साहब कि मुझे बड़ी परेशानी है, महंगाई बहुत है, और दूसरे दरवाजे से स्टेट बैंक को कहा हुआ था कि आप देते चले जाएं अमीरों को सस्ते दामों पैसा, तो पैसे का फ्लड ले आए। 426 बिलियन जो कि IMF ने पाकिस्तान के गरीबों के लिए कोविड का पैसा दिया था, और उसमें सिर्फ 100 बिलियन था जो SMEs को देना था क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। उसको बाकी सारे गरीबों के मद खत्म करके 426 बिलियन सिर्फ 678 लोगों को आधे दामों पे फिक्स्ड 5% पे इन्होंने बांट दिया अपने दोस्तों को बैंकों के जरिए। और नेचुरली वो किस लिए बांटा कि जी ये इंटरनेशनल LCs के लिए। तो 450 अरब की जब आप इंटरनेशनल LCs खुलाएंगे तो डॉलर की डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट होगी नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। उन्होंने डॉलर खरीदने तो मशीनरी मंगवानी है, तो डॉलर चढ़ गया आसमान से, वो सारी महंगाई मिल गई आवाम को, और ये हमें बता रहे हैं कि जी हम बड़ी कोशिश करें ये सब। और इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट फॉर लोन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दिया वो भी को तकरीबन 270 अरब रुपए था। टोटल इन्होंने 1.8 ट्रिलियन इस स्टेट बैंक ने। अभी आप देखें कि इस वक्त जो पूरे लोन्स है टू प्राइवेट सेक्टर वो 1.2 ट्रिलियन है। तो 1.2 ट्रिलियन के सामने अगर आप तकरीबन 600 अरब जो है उससे आधे से ज्यादा आप एक सस्ते दामों बांट देंगे दोस्तों में, तो फिर ये जो इंटरेस्ट रेट की सिग्नलिंग है प्राइस कंट्रोल के लिए किधर जाएगी? उसको तो उड़ा के रख दिया। और ये हमें बता रहे हैं कि जनाब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इन्होंने किया। और अभी उसने चूंकि वो सारे पैसे अभी रच रहे हैं इकोनॉमी में, ये जो नोट इन्होंने बखेरे हैं हर जगह, तो उसको टाइम लगता है कंट्रोल करने में। अभी आप देखें इनके होते हुए 2.5% और 1% अलग-अलग टाइम्स पे स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया। लेकिन स्टेट बैंक को सोचना चाहिए कि इन्होंने जो नाकस एक्ट बनाया है, आपको पता है कि स्टेट बैंक एक्ट इन्होंने इंडिपेंडेंट करने का बनाया है सिर्फ एक काम के लिए कि आपने महंगाई कंट्रोल करनी है, और उसमें सिर्फ उस एक्ट में महंगाई की डेफिनेशन ही नहीं है सिरे से। एक मिनट आखिरी जुमला। और दूसरी बात यह है, यह भी नहीं बताया उसमें कि अगर आप महंगाई जो गवर्नमेंट की गाइडेंस है जो डेफिनेशंस में लिखी हुई है, अगर आप उससे तजावज कर देते हैं किसी भी वजह से हो सकता है, तो फिर उसको वापस लाने में कितनी देर में जिम्मेदारी है स्टेट बैंक? ठीक है, तो ये तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज मैनेजमेंट के, खास तौर पे कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, कि मैनेज कर सकते थे बहुत सारी जगहों पर आप जो नहीं कर सके, जिसका फिर नुकसान हुआ है माशी सूरत हाल पर। जी फारूक हबीब साहब, पर इतने बड़े मैशियत दान थे तो इसहाक डार शायद खाकान अब्बासी के जहाज़ के ऊपर फरार ना होते जब वो वज़ीर आज़म थे। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये देख लें। अब मसला ये है कि इनके पास काफ़ी सारे जो है वो समझदार लोग हैं
जिनकी अपनी अपनी समझ है। मामला ये है कि दानियाल अजीज़ साहब की सुन लें या मिफ्ताह इस्माइल की सुन लें, मुझे तो लगता है कि इन्हीं को वज़ीर ख़जाना बना देना चाहिए, बाकी तो नालायक लोग हैं। मामला ये है कि वो कहते थे इसहाक डार ने फिक्टिशियसली डॉलर को रोके रखा। इसहाक डार ने जो है वो गलत माशी पॉलिसियों की वजह से 20 अरब डॉलर पे करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया। मैं टेक्निकल बातों पे नहीं जाता, बहुत गुफ्तगू मैं कर सकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन मुझे दो बातों के ऊपर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तो इन्होंने बात की कि IMF जो है वो सस्ते कर्जे देता है, इसी वजह से पीपल्स पार्टी नून लीग इस मुल्क को 22 बार IMF के पास लेके गई, और बड़े फ़ख्र से इन्होंने ये बात की कि कर्जे देता है क्योंकि हम तो भिखारी हैं, कशकोल उठाओ, कौमी गैरत का सौदा करो, गुलामी इख्तियार करो, कर्जे लेते जाओ, और 30 साल बाद वापस करने, 30 साल बाद तो मैंने जिंदा नहीं होना। बट फारूक हबीब जरा साहब, सुन लें, आपने भी तो एक मिनट, फ्रिया फ्रिया शो द सेम पेशेंस व्हिच यू हैव शोन टू द दानियाल अजीज। लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट फर्स्ट। आप सुन लेना जरा सुन लेना। मैं अपोजिशन में 2 वर्सेस 1 हूँ ना, जरा सुन लें। मामला ये है कि बड़ा आसान काम है कि आप कह रहे हैं कि 30 साल बाद आपने जिंदा नहीं होना। यही वजह है कि आपने कर्जे लिए, लल्ले तलल्ले किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, बैरून मुल्क मालात बनाए, चले गए। अब दानियाल साहब बात कर रहे थे कि हमने 450 अरब रुपया टर्फ के नाम के ऊपर कहते हैं अपने दोस्तों को तकसीम कर दिया। अच्छा जी, दोस्तों को तकसीम कर दिया। पाकिस्तान के अगर दोस्त हैं, मुझे आप ये बताएं, अगर पाकिस्तान में नई मशीनरी आ रही है, प्रोडक्टिव लोन्स हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आबाद हो रहे हैं, लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आपके दौर में एक्सपोर्ट्स नेगेटिव थी, नीचे जा रही थी। 2013 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर थी, पाकिस्तान की भी 24 अरब डॉलर थी। 2018 में बांग्लादेश 40 अरब डॉलर पे चला गया, ये 23 अरब डॉलर के ऊपर आ गए। ये थी इनकी पॉलिसीज, रेमिटेंसीज इनकी नीचे। आज हमें टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, टैक्स टू GDP रेशो हमारा नीचे है। इन्होंने मैक्सिमम टैक्स इकट्ठा किया 3800 अरब। आखिरी साल में मिनिस्ट्री भी दी, एडवांस टैक्स भी दिए, हमने एडवांस टैक्स नहीं लिए, सेल टैक्स की शरह नहीं बढ़ाई, नया टैक्स कोई नहीं लगाया। हम 6000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स कलेक्शन करने जा रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा 850 अरब रुपया, कहते हैं 1200 अरब रुपया लिया प्राइवेट कमर्शियल सेक्टर ने लोन लिया। तो भाई लोन लिया, उन्होंने लोन लिया, अगर क्रेडिट टेक ऑफ हुई है तो उससे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी चली है। पाकिस्तान के अंदर 1000 अरब रुपए का प्रॉफिट कॉर्पोरेट सेक्टर ने कमाया, ऑटोमोबाइल ने, सीमेंट सेक्टर ने, आपकी एग्रीकल्चर ने, आपकी तमाम मकई, चावल, गन्ने की पैदावार रिकॉर्ड पैसे उनको मिले। 1400 अरब रुपया इजाफी उनकी जेब के अंदर गया। आज मैशियत जो ये छोड़ के गए थे बैंक डिफॉल्ट के ऊपर, आज उसकी वो हालत नहीं है। हम तो पाकिस्तान को उस दलदल से बाहर निकाला। अब ये कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बैरूनी अमेरिका की साजिश के तहत ये लेकर आए। इसके अलावा ये कहते हैं कि मुल्क में महंगाई है, अब करें ना महंगाई कम। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, 1900 डॉलर के ऊपर घी खुर्दनी तेल हो चुका है आलमी मंडी के अंदर। ये दें ना 150 रुपये में बेचें, ये बेचें चीनी 55 रुपये किलो में, ये बेचे 35 रुपये किलो का आटा, ये बेचे 75 रुपये लीटर पेट्रोल। क्यों नहीं करते ये महंगाई कम? यही दावे थे ना इनके। तो आप ये कहते हैं पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेंशनों के ये दावे करते हैं बढ़ाएंगे, अगले दिन यूटर्न ले लेते हैं। क्या बातें करते हैं? ये हकाइक बताएं, लोगों को सच बताएं। इसके ऊपर सच बताने से कोई बुरी बात नहीं है, कादी बढ़ेगा आपका, झूठ ना। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, एक जुमला अगर आपने मुख्तसर बोलना है तो आप बोल सकते हैं। भी लफाजी इस्तेमाल कर लें। फैक्ट ये है कि बेशतर जो 5 साल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसमें जो महंगाई की शरह है वो 2.5 थी। एवरेज जो थी 5 साल की वो 4.5 थी। इनके आते साथ ही और अभी तक 15-17% पे फूड इन्फ्लेशन है। आप अंदाजा करें जरा। और 6.1% हमारी ग्रोथ, और इनकी बेचारी जो है लूली लंगड़ी जो इन्होंने बांट के पैसे बनाई है, वो सारा ये सामने आ रहा है जी। अब कितनी है? 5.5% 3 साल में। एंड वेलकम बैक। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इस वक्त अगर इख्तलाफात का शिकार हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर होने के बाद पहले वो वार्न कर चुके थे कि मैं ख़तरनाक होऊंगा, अब वो जलसे पे जलसा करके दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड उनकी है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब दो दिन बाद इमरान खान लाहौर में भी जलसा करने जा रहे हैं।
कराची में उन्होंने काफ़ी लोगों को जो वहाँ पर मौजूद थे एक दो बातें कहीं। एक उन्होंने बात ही की कि मेरी जमात को कॉर्नर ना करना, ये शायद कोई मैसेज दिया। फिर उन्होंने ये भी बात की कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में हल यही है कि इलेक्शन हो। लेट्स वॉच हिम। हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। मैं ये दावा करता हूँ कि सिर्फ एक पार्टी की पॉलिटिकल फंड रेजिंग है पाकिस्तान की तारीख में और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट भी दिखा रही हैं जिसमें उन्होंने भी कहा है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। लेट्स वॉच हिम। अभी जो नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख्खुस है कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। फैसल करीम गुंडी साहब, ये जो इलेक्शन का मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दिया है, ये आउट ऑफ द ब्लू दिया है? क्योंकि इलेक्शन तो अब 1.5 साल बाद का ही कह रहे हैं, PMLN भी यही कह रही थी पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी, तो अब मौलाना फजल रहमान क्यों कह रहे हैं? हमने ये नहीं कहा 1.5 साल बाद इलेक्शन होगा। हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है और अब चेयरमैन बिलावल ने हमेशा ये कहा है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और क्योंकि आइनी तकाजा है, क्योंकि हमने वो डिलिमिटेशन और जो सेंसस वाला इशू है उसको भी सॉल्व करना है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 6 से 7 महीने मांगे हैं। हमारी कोशिश होगी, इस हुकूमत की कोशिश होगी कि वो जल्द अज जल्द कंप्लीट करे और उसके बाद हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जिसमें 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, जो भी लगता है उसके अंदर। सो इलेक्शन के लिए सब राजी हैं कि होंगे, इलेक्शन के और लिए जरा जल्दी हो जाएंगे। इलेक्शन के लिए सब राजी हैं और अर्ली इलेक्शन ही होंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद इलेक्शन, असेंबली का टाइम तकरीबन 1.5 साल रह रहा है, तो उससे अगर पहले होंगे तो अर्ली इलेक्शन ही होंगे। ठीक है, विच विल बी बिफोर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। ये क्योंकि खबर तो ये थी 4 महीने वाला एक फॉर्मूला है कि 4 महीने के बाद, जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, या फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमें 7 महीने चाहिए। तो अक्टूबर तो मेरे ख्याल में मई जून जुलाई अगस्त, अक्टूबर में आई डोंट थिंक सो इलेक्शन होगा। सो अभी थोड़ा टाइम है। दूसरी तरफ आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा। ठीक, दानिल अजीज साहब, एक फॉरेन फंडिंग केस तो एक है, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि PTI को मैदान से आउट कर दें, जिस खदशे का उन्होंने इज़हार किया? मुझे बड़ी हैरानगी होती है ये बातें सुन के। एक तरफ हमने लेक्चर मिलता रहा है 3.5 साल के, हमने अदारे ताकतवर करने हैं, अदारे मजबूत करने, अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क चलेगा। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट आइनी अदारा है, इनके मशवरे के तहत जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और जो बाकी उसका स्टाफ है वो लगे हैं, और इस्लाहात का वो हिस्सा था सारा कि किस तरह से अपोजिशन और ट्रेजरी। लेकिन आज कहा है इमरान खान साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे पे लगाए थे। ये फिर इनको पता होगा ना जी, क्योंकि मेरे ख्याल में इनकी दौर में लगे थे वो साहब। जी तो शुरू में तारीफ भी करते रहे। तो फिर ये बताएं ना जी, क्या क्या गलतियां करते रहे हैं रात के अंधेरों में, क्या मैसेजेस ये करते रहे हैं, ये हमें तो नहीं पता, ये तो यही बता सकते हैं ना जी। लेकिन हमारे साथ जो मशवरा हुआ था उस वक्त, तो ये मुतफिका तौर पर लगे थे। तो ये आइनी अदारा है, किसी का इनके ऊपर दबाव नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक पूरी दास्तान है कि इनके इसको रोकने की जो कोशिशें थी मुख्तलिफ कोर्ट्स में और इलेक्शन कमीशन में बजाते खुद, और जो इनको फिर लक़ब दिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर मुझे याद है तो जब ये पहले लान तान करते थे इलेक्शन कमीशन को, तो इनको फिल्थी का करार दिया था उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में, बाकायदा ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने, जिनका नाम इमरान खान है। तो ये इनकी पुरानी आदत है, जो चीज़ उनको मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो इनका अपना फाउंडिंग मेंबर है, जिसको ये कभी डांटते हैं, कभी इसका गलमा पकड़ते हैं, कभी इसके पाँव पकड़ते हैं कि यार आप छोड़ दें ये केस, कभी इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब तमाम मराइल में से गुजर चुका है। पहले स्क्रूटनी कमेटी को दबाते रहे, फिर स्क्रूटनी कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने वापस किया कि भाई आप अपनी फाइंडिंग दें, इसके ऊपर प्रॉपर फाइंडिंग दें। फिर वो अकाउंट सारे मिल गए स्टेट बैंक से, पहले ये कहते रहे अकाउंट हमारे नहीं है, फिर ये कहते रहे डबल काउंटिंग है। अब इन्होंने नया खरगोश निकाल लिया टोपी में से, अंग्रेजी का मुहावरा है कि जी एक मिनट के जी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो है इकट्ठे चलाएं। ओ भाई जिस तारीख को केस फाइल हुआ है या जिस इशू उठा उसी के मुताबिक चलेगा ना। आप तो 7 साल से लुढ़क रहे हैं,
तो ये तो इनको तो 2-2 साल भी नहीं हुए, तो जरूर सुने कब रोक रहे हैं हम। जो चीज वो मांगते हैं उसका जवाब नून लीग भी दे रही है, पीपल्स पार्टी भी दे रही है। Right. तो इसमें बेसिकली ये भागना चाहते हैं और साथ उसी आवाज में कहते हैं, आपने जो क्लिप दिखाया है कि जी हम बड़े पैसे हम इकट्ठे करते हैं। और भाई तुम इकट्ठे करते हो तो कानून के मुताबिक करो। ओके, सो फारूक हबीब साहब, क्योंकि आप इसको देख भी रहे हैं इस मामले को, ये अभी जो तानिया अजीज साहब ने कहा कि डेट वाइज होगा, आप लोग क्यों चाहते हैं सबको इकट्ठा पूछा जाए? और क्या आप भाग रहे हैं आप स्कूटी से? ये क्यों लगा, ये तो पुराना केस है, ये आपको क्यों लगा कि अब इसे इस्तेमाल किया जा रहा है आपको दीवार से लगाने के लिए? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मसला ये है कि कानून को तो पढ़ना नहीं है, कानून को पढ़े बगैर जो है वो गुफ्तगू करते रहना है। थोड़ा पढ़ लें, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 6 पढ़ लें और शिक नंबर 13 पढ़ लें। हर पार्टी पाबंद है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में दर्ज है उसने इलेक्शन सिंबल लेना है, इंतखाबात लड़ने हैं, उसने अपनी सालाना गोशवारे जमा करवाने हैं, अपनी एसेट लाइबिलिटीज़, अपनी आमदन और अखराजात के और उनके ज़राए भी बताने हैं। हर साल हर पार्टी जमा करवाती है। और ये इलेक्शन कमीशन की आइन का आर्टिकल 17(3) पढ़ लें, उसमें ये जिम्मेदारी है कि उसने जस्टली, फेयरली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बगैर किसी इम्तियाज़ किए तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है। अब मामला ये है कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनती है। ये तरह मैं हकाइक बता रहा हूँ, ज़रा सुन लें, इनके लिए मैं भी इजाफा कर रहा हूँ। मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनाता है इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल करने के लिए पीटीआई के अकाउंट्स की। अप्रैल 2018 में, यानी कि ठीक 15 दिन बाद कह लें, 1 महीना बाद कह लें, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी बन जाती है। अब 5-5 साल हो गए हैं दोनों की स्क्रूटनी कमेटियों को। पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर इलेक्शन कमीशन में पहले रिपोर्ट जमा हो जाती है, हमें यह कह के बोल दिया जाता है कि क्योंकि एक मेंबर रिटायर हो गया लिहाजा स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हो गई। अब मेंबर भी आ गया, स्क्रूटनी कमेटी फाल भी हो गई। अब हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था हनीफ अब्बासी केस में कि आपने तमाम जमातों की स्क्रूटनी करनी है, आप उनकी स्क्रूटनी करें। पीपल्स पार्टी, नून लीग भी है, पीटीआई भी है, हम यहाँ मौजूद हैं, हम अपना रिकॉर्ड दे रहे हैं, हमने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, हमारे पास बैंकिंग चैनल से पैसा आया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी, नून वाले भी दलेर बने, कल तारीख है, आएँ, अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ, बताएं 12 अकाउंट्स पीपल्स पार्टी ने क्यों छुपाए, 10 अकाउंट्स नून लीग ने क्यों छुपाए, 65 करोड़ रुपए का नून लीग का हिसाब मौजूद नहीं है, पैसे देने वाले लोग कौन हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कौन है, कौन से जिन्नात थे, क्या उसामा बिन लादेन की तरह फिर पैसे लिए गए जिस तरह बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए पैसे लिए जाते रहे। 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब मौजूद नहीं है, ऑडिटर्स का नहीं इनका पता, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह अपनी पार्टी में अकाउंट पैसे डाल भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, वो तमाम जवाब देने हैं, इन्होंने भी जवाब, लेकिन इनका भी केस है। जब पैनामा का केस आया तो पीएमएलएन उस वक्त कहती थी कि बाकियों को भी पूछें, तो हम यही कहते थे कि पहले आप अपना हिसाब दें, बाकियों से भी पूछना चाहिए। फिर जब आपका मामला है तो आपको क्यों लग रहा है कि बाकियों को भी साथ ही पूछना जरूरी है? आप अपना हिसाब क्लियर कराएं, उनको भी पूछें। फरीहा, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया, हम अपना हिसाब इनसे आगे जाके देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं, इनसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमने जमा करवाया है। लेकिन मैं ये साथ में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया हनीफ अब्बासी, इन्हीं के कोलीग इसी अकबर एस बाबर की पटिशन को कॉपी पेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने कहा था एक तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, फॉरेन फंडिंग का केस बनाती है वफाकी हुकूमत, आज फिर इनकी बन गई है, चलो इंपोर्टेड हुकूमत है, जाली हुकूमत है, वफाकी हुकूमत इनके पास है, को फॉरेन फंडिंग है ना, ये समझते हैं, बार बार कहते हैं। अब ये बातें ना करें, ये रेफरेंस बनाएं, बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजें। आइन के आर्टिकल 17 में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के 2002 में आर्टिकल 15 में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, अगर कोई पार्टी डिसॉल्व होगी तो वफाकी हुकूमत रेफरेंस बनाती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। यहाँ तो केस चल रहा है ममनुआ फंडिंग का, और ममनुआ फंडिंग की ज्यादा से ज्यादा सजा ये, अगर कोई फंडिंग साबित हो जाए वो फंड भाग के सरकार जब्त हो जाते हैं। लिहाजा लोगों को कानून के मुताबिक सच बताएं, लोगों को मिसकम्युनिकेट ना करें। बड़े बड़े जो आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए हैं वो दबड़दूस हो जाए, रेफरेंस दायर करना है, देखें वो तो हमारा राइट है। तो इस वक्त क्यों आपने वो तो कमीशन के खिलाफ, बट बाय नाउ क्यों किया ये भी सुन लें, क्यों किया, क्यों इस वजह से किया, उन्होंने केस बुलाया, आपने कहा रेफरेंस दायर कर देंगे, वो तो आप जो मर्जी कहते हैं ना, रेफरेंस दायर कर देंगे नहीं कर देंगे, हमारा मामला क्या बड़ा वाज़ेह है बुनियादी तौर के ऊपर। हमें किसी इदारे, एक इदारा आईनी इदारा है, उसका बुनियादी फंक्शन इंतखाबात करवाना है। आज अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात अनाउंस हो जाएं तो 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने।
आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 7 महीने दरकार है, मुझे 8 ठीक। महीने दरकार है। अगर आपने डिलिमिटेशन नहीं की तो आपकी हल्का बंदियां, आपकी जो सेंसस है वो मई 2021 में फाइनल हो चुका हुआ है। अभी तक अगर नहीं हुई तो वो किसकी सत्ता है। के ऊपर खामी है, उसका जवाब मैंने नहीं देना, उसका जवाब फिर उस इदारे ने देना है। मुझे उनकी ब्रेक जिम्मेदारी पे जाना है, उन्होंने अपना काम मुझे करना ब्रेक पे जाना है, लेकिन बाद में ये नहीं कहना कि गलत रेफरेंस दायर किया था, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा का आपने कह दिया गलत दायर नहीं किया था, चले। इस पे फिर कायम देखें, रहना है, ठीक है? बात ये है कि रेफरेंस गलत दायर करने का मामला नहीं, एक आईनी जिम्मेदारी, उस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करें और हर शख्स को जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान की तनकीद का जवाब दिया। कुछ दिनों से इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि 12 बजे जो अदालतें खोली गई इसकी तकलीफ सारी उम्र उनको रहेगी। चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि अदालत 24 घंटे काम करती है, किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें? अदालत अपना आईनी काम सर अंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े? सो हम एक दफ़ा फिर देख रहे हैं टकराव इदारों का, या एक इदारे से टकराव लेती हुई नज़र आ रही है आपको जमात कुंडी साहब? देखें, इमरान खान ने उस दिन स्पीच में कहा कि मुझे ये जो आपने भी जिक्र किया, क्या इन्होंने ये जिक्र भी किया कि हनीफ अब्बासी के वक्त रात को क्यों अदालतें खोली गई थी? अगर आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो डेफिनेटली अदालतें, क्योंकि जब वो सीनियर ये था कि नज़र आ रहा था कि आप जो है वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन का जो प्रोसेस है आप उसको अडॉप्ट नहीं करने जा रहे। जब अदालतें खुलना शुरू हुई, अदालतें खुली, तो फिर आपने उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया। दूसरी बात यह है कि अगर आप मैसेज के जरिए, ट्वीट के ज़रिए, इस तरह से आप जैसे ट्रेंड चल रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, एक पार्टी चला रही है, या ट्रेंड इंस्टीट्यूशन के खिलाफ चल रहा है? वैसे देखिए बीच में जो है वो चल रहा था, एक ट्रेंड है इम्पोर्टेड हुकूमत, नहीं उससे पहले चल रहा था। और तो उनके पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। कल लाहौर में भी जब आर्मी चीफ ने वहाँ पर एक्स सर्विसमैन से खिताब किया, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। और दूसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि देखें मीडिया के जो हमारे लोग, आप अगर आज आप एक्स सर्विसमैन, क्या मैं बोल लूँ उसके बाद? कुंडी साहब नहीं, मुझे भाईजान आपके मुझे आपके जज्बात का एहसास है, ऐसा होता है, हम पे भी ये चीज़ गुजरी है, खैर कोई मसला नहीं है। तो दूसरी बात, ये क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चला क्या कारण में चीफ ने वहाँ पर? ये कल जो प्रेस रिलीज आई, आप उसको चेक कर लें, मैं आपको उसकी कॉपी भेज देता हूँ। ठीक है, प्रेस रिलीज है, ठीक है। मैं अब आप नहीं रहे स्टेट मिनिस्टर, आपको शायद नहीं मिली है। वो आजकल वो आपको तैयार चीज़ें नहीं मिलती, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, वो मैं भेज दूंगी उनको, मैं भेज दूंगा, मेरे पास इनका नंबर है। ओके, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ठीक। दूसरी जो है वो जो एक और चीज़ चल रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। अगर आप टीवी प्रोग्राम या मीडिया के कुछ लोग, हमारे खिलाफ भी लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, हमारे खिलाफ भी लोगों ने बहुत सख्त टीवी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन कभी हमने अपनी पार्टी के लोगों को ये नहीं प्रमोट किया कि आप किसी घर के बाहर जाके एहतजाज करें या किसी के फैमिली को इस तरीके से घर के बाहर आप एहतजाज। ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे कम से कम जो है ये इसको हमें तरजीह नहीं दी जाए, इसको हम इसको मतलब है कि प्रमोट ना करें। जैसे कल भी मैं देखा इस्लामाबाद में बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि जी कुछ मीडिया एंकर्स के घर के बाहर इस किस्म के जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें जो है ये नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये जो अगला इलेक्शन फिर होगा, इलेक्शन में फिर आप खुदा न खास्ता हर गली और हर मोहल्ले में फिर लड़ाई होगी, इलेक्शन नहीं होगा, फिर लड़ाई होगी बाकी। ठीक। सो आप लोगों के साथ एक पूरा फेज गुजरा है जहाँ PMLN फैल के हमें कॉर्नर पे लगाया जा रहा है, फिर हमने स्टेटमेंट्स भी देखी जो दी गई, फिर उसके ऊपर एक्शन भी हुआ अदालतों का। क्या आयरॉनिकली उधर ही आज आप PTI को देख रहे हैं जहाँ PMLN थी 2 साल पहले? मैं कुंडी साहब की जो बात है जी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। मुझे तो ऐसे लगा है, ये मेरी अपनी राय है, कि इमरान खान की जो एक पूरा नैरेटिव है कि पूरी जो उन्होंने रेंट बनाई हुई है आजकल ये जो साजिश के हवाले से, इसमें मदाखला जो भी आप कह लें, सारा मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सबूत तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें। तो उसमें यह है कि ये तकरीबन 99% तो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। देखें जब
नहीं, तकरीर जो इमरान खान तकरीर की है, हाँ बिल्कुल, यू थिंक फौज के खिलाफ था? बिल्कुल है। आप मुझे बताएं कि ये जो ड्रोन अटैक्स की और अफगानिस्तान की सारी बात करते हैं, और जिस वक्त इन्होंने ये आके बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी ये जो लोगों को वहाँ से अपने घरों से निकाल के वो रेफ्यूजीज़ बन गए थे और फिर उनको रीसेटल किया जब ये जंग हुई, ये तो सारा वो हिस्सा है पाकिस्तान का इस जंग का, जिसमें फ़ौज तो बड़े फ़ख्र से कहती है कि हमने पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म किया। जब ये सारे इलाके जो हैं फाटा के और ये स्वात और दीर वगैरह जब इनको खाली करके रीसेटलमेंट की, फौज तो कहती है कि दुनिया में काउंटर टेररिज्म का ये बेहतरीन मिसाल है। एक मिनट, जिन दिनों में ये जुलूस निकाल रहे थे ट्रैफिक रोकने के लिए जीटी रोड पे कि ये जंग हम नहीं चलने देंगे, उस वक्त कौन चला रहा था? नेटो सप्लाईज के लिए था, कौन चला रहा था? कौन चला रहा था सारा जंग? तो फौज चला रही थी ना। तो ये और ये जानवर का लफ्ज़ उन्होंने खुद अगले दिन वजाहत की थी 2-4 दिन कहने के बाद। मैं अपोजिशन में नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए। सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, हमें तो ये लेक्चर दिया था 3.5 साल के, जी अदारों को मजबूत करना है, अदारे बहुत कीमती चीज़ है, ये इलेक्शन कमीशन हो या अदलिया हो या आर्मी हो या कोई भी अदारा हो, ठीक है जी। अब पार्लियामेंट भी एक अदारा है। मतलब इन्होंने चुन चुन के पहले सारे पाकिस्तान के बैरून मुल्क ताल्लुकात तबाह किए, यानी सऊदी अरेबिया से, चाइना से, अमेरिका से, EU से, हर एक से, ठीक है जी। चुन चुन के 3 साल मेहनत करके मलेशिया का ढोंग रचा के तो फिर वहाँ खुद गए ही नहीं, अपना जहाज लेके नहीं गए, वहां से उतार दिया गया इनको। मैं आपको कौन कौन सी चीज याद कराऊं? ईरान के साथ ताल्लुकात तबाह करवाए, अब ये आगे अंदर पाकिस्तान के, इधर पहले पार्लियामेंट को तबाह किया, स्पीकर को लान तान की, उसका सारा तबाह किया, वो बेचारा माने ना, उससे इस्तीफा दिलवा दिया, अब अदालतों के पीछे पड़े। ये वजाहत क्या है? और उसके बाद ये देखें कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है अब उसके पीछे पड़ गए, ठीक है, उसके पीछे पड़े खेलने को मांगे चांद। इनको असल में जो है ना बचा के रखा गया, बहुत भूख लगी हुई है, जिससे लगेगी तो उनको इदारों की समझ आ जाएगी सारी। इदारों के खिलाफ है क्या आपकी स्टेटमेंट? उन्होंने तो कहा कि फौज के खिलाफ लगे। देखिए दानियाल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो इनकी तकरीर का बड़ा मुद्दा हूँ, बाकी मुझे भी टाइम देते हैं, शो ख़त्म होने वाला है। बुनियादी तौर के ऊपर देखें क्या मामला है। मामला ये है, हम किसी इदारे पे तनकीद नहीं कर रहे, हम फैसले पे तनकीद कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, अदालती कत्ल कहलाया, आज तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। जस्टिस सीन टू बी डन होता है। बुनियादी तौर के ऊपर हम ये कहते हैं आप अदालतें लगाएं, आप 24 घंटे लगाएं, साल के 365 दिन लगाएं, आप फौरी और सस्ता इंसाफ भी फ्राहम करें। पाकिस्तान की अदलिया की रैंकिंग भी इससे यकीनन बेहतर होगी। लेकिन उसी के साथ साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, बनते साथ पहला NRO वो अपने आप को देते हैं। 16 अरब की फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA को मना कर दिया जाता है। डायरेक्टर तहकीकात कर रहा है, उसको जबरी छुट्टी पे भेज दिया जाता है। निचली टीम को कराची ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। अंपायर भी नहीं उन्होंने आज तक बताया, अंपायर की उंगली कैसी लगी इनको? दानियाल साहब सुन लेना, देखें मैंने तो अंपायर की उंगली का जिक्र ही नहीं किया। आप बताएं ना, जानवर आप किसको कहते हैं भाईजान? बुरा ना मनाना, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं। सुन लेना, मुझे तो आपकी तकलीफ का भी एहसास है, हम तो वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपने और तलाल चौधरी ने अदलिया के लिए इस्तेमाल किए थे, हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको भी बताएं ना कि जानवर कौन है, सुन ले, किसको कह रहे हैं आप जानवर? सुन ले, देखें मामला क्या है। मैं आपसे आपके जरिए सवाल पूछ सकता हूं? आप मेरे से तो किसको कह रहे हैं? मुझे आप मेरे से सवाल ना पूछे सर। मेरा तो सिंपल सवाल ये है कि मुझे ये मालूम होता कि शहबाज शरीफ असेंबली के फ्लोर पे खड़े होते, वो कहते जी ये मकसूद चपड़ासी है, ये इसके अकाउंट में 4 अरब आया है, ये इस तरीके से आया, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। आज जाएंगे बतौर वज़ीर आज़म FIA की अदालत में फ़र्द जुर्म पे पेश हो, बेटे को वज़ीर आला बनाने की पड़ी हुई है, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, पुलिस गर्दी वहाँ पर की गई है, किस किस्म का ये निज़ाम ले आए हैं? मुझे आप ये बताएं, ये कंपनी नहीं चलने वाली। इन्होंने आपस में ये लड़ेंगे, गुत्थम गुत्था होंगे। ये जो वजारतें 7 दिन में, ये कौन सी पाकिस्तान स्पीड है जो 7 दिन कैबिनेट ही नहीं बना सकी? ये कौन से खादमे पाकिस्तान है जिन्होंने आते साथ अपनी खिदमत शुरू कर दी है? मैं तो ख्याल है कि नहीं हो रहे। और मामला ये है, अफवाज का जिक्र करते हैं, करें, लेकिन खुद आईना देखें, आईना देखें कि नवाज शरीफ क्या तकरीरें करते रहे, मरियम सफदर क्या तकरीरें करती नहीं है। वो ढका छुपा है, वो आपका माजी दूर नहीं है, वो आपका हाजिर भी है, और वो तमाम चीज़ें आज भी आपके ज़ुबान में, दिल में, किसी न किसी जगह के ऊपर मौजूद हैं।
हम अपनी अफवाज की हमने इज्जत तो भी किसी- करते किसी को हैं, नहीं कहा हमें कि अपनी वो अफवाज जानवर को मजबूत भी करना है। हमने डॉन लीक्स नहीं की, हमने मेमोगेट नहीं किया, ये हकायक है। हकाइक पे ये ऊपर बता बात दें कर लें किसको आप, जानवर कह रहे हैं, इसमें हर्ज आप क्या है? हकाइक के तो ऊपर बात कर लें। ये अगर एक क्विकली बता दें कि क्या मतलब था स्टेटमेंट का जब प्राइम मिनिस्टर ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही किसको थी। कह रहे थे नहीं जानवर? देखिए, किसी को नहीं कह रहे थे, उन्होंने तो एक बात की कि कोई न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल जानवर होते हैं। जो जब कोई इंसान होता है उसकी एक ओपिनियन होती है और आप हमेशा राइट एंड रॉन्ग तो में वो आपने कौन हो चूज गया करना होता है। बेसिकली? अब आप एक तरफ जो है वो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। अगर नहीं है साजिश तो ये मुतालबा करें ना, बनाए अदालती ये कमीशन। मुतालबा लेकिन किससे लेकिन तस्वीर- अदालती कमीशन बनाए ना। ने क्लियरली कहा कि हमें नहीं, पॉलिटिकल आज अदालती कमीशन बनाए ना। एक मिनट, फरिया तो आपका है ना, फरिया सारी-